स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंध का सार है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कोऑर्डिनेशन के संबंध में कि क्या इसे मैनेजमेंट कार्यों की श्रृंखला में छठा कार्य माना जाए कि नहीं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 कार्य हैं। इनके अलावा इसको छठा माना जाए कि नहीं। कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिनमें फेयोल, एलेन, ऑडवे-टेड, ये इसे कोऑर्डिनेशन को एक अलग कार्य समझते हैं मैनेजमेंट का। यद्यपि जो आधुनिक प्रबंधकीय विद्वान हैं उनका ये विचार है कि कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन नहीं है प्रबंध का, यद्यपि यह सभी फंक्शंस का एक मेजर पार्ट है, एक मुख्य भाग है। दूसरे शब्दों में मैनेजमेंट को बिना प्रॉपर माने उचित समन्वय के पूरा नहीं किया जा सकता और इसलिए मैनेजमेंट को अपने जितने भी प्रयास है समन्वय स्थापित करने पर कंसंट्रेट करने पड़ते हैं, उनको एकाग्र करने पड़ते हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट के एक्सपर्ट कुंट्ज़ ओडेनहेल ने भी इसी विचारधारा की सपोर्ट की है और यह इस संबंध में उन्होंने ये कहा भी है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो समन्वय है वो प्रबंध का सार है। इसका अर्थ है कि जब एक मैनेजर अपना कार्य प्रबंध के कार्य करता है तो वो हमेशा कोऑर्डिनेशन के अंदर बिजी होता है, उसमें व्यस्त होता है। ये फैक्ट निम्नलिखित डिस्कशन से हाईलाइट किया जा सकता है। नंबर 1, कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। जब प्लानिंग कार्य किया जा रहा होता है तो कोऑर्डिनेशन का जो है कार्य भी मैनेजर के फोकस में होता है, पूरा उसके विचार का केंद्र होता है। प्लानिंग इज़ अंडरटेकन, प्लानिंग की जाती है। विभिन्न एक्टिविटीज़ जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में की जानी है उनको दिमाग में रख के की जाती है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, जब एक विक्रय प्रबंधक अपनी बिक्री के टारगेट को बढ़ाने की योजना बनाता है तो वो उत्पादन प्रबंधक के साथ भी कंसल्ट करता है और परचेज मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर के साथ भी कंसल्ट करता है इन ऑर्डर टू अवॉइड किसी भी समस्या से बचने के लिए जो कि फ्यूचर में आ सकती है। दिस क्लियरली शोज, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जो समन्वय है वो बहुत आवश्यक है जबकि प्लानिंग का कार्य किया जा रहा हो। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजिंग के मामले में जब हम ऑर्गेनाइजिंग का कार्य कर रहे होते हैं तो मेन वर्क ऑर्गेनाइजेशन का इसको छोटे छोटे या उप कार्यों में बांटा जाता है और रिलेशनशिप विभिन्न लोगों के बीच में और जो उन फंक्शंस को करते हैं उनके बीच में डिफाइन किए जाते हैं विद द एम ऑफ, इस उद्देश्य से कि बिजनेस की सभी एक्टिविटीज़ को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए। जब ऑर्गेनाइजिंग का कार्य हो रहा होता है तो मैनेजर को प्रयास करने पड़ते हैं कि विभिन्न डिपार्टमेंट और जो सेम डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं लोग, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए। उदाहरण के लिए, वर्क इज डिवाइडेड उन लोगों के बीच में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इस प्रकार से कार्य को बांटा जाता है कि जहां एक व्यक्ति का कार्य समाप्त होता है तो दूसरे व्यक्ति का कार्य शुरू हो जाता है। सिंस एनी डेफिशिएंसी, और इस प्रकार से कोई भी जो कमी है एक व्यक्ति के कार्य में वो दूसरे के कार्य को अफेक्ट करती है, तो हर कोई प्रयास करता है कि वो अपने कार्य को समय पर करे और जो वर्कर्स है वो किसी प्रकार के एक दूसरे के कार्य में रुकावट क्रिएट नहीं करते। पॉइंट नंबर 3, कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग results in the establishment of various positions in the organization। ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से बहुत सारे पदों का निर्माण होता है, जबकि जो स्टाफिंग है वो इन पोजीशंस को श्वास प्रदान करती है। इसका मतलब ये है कि जो विभिन्न
पोजीशन एस्टेब्लिश की जाती है ऑर्गेनाइजिंग के दौरान, उन्हें लोगों से भरा जाता है। इवन वाइल परफॉर्मिंग, जब स्टाफिंग का कार्य हो रहा होता है तो मैनेजर कोऑर्डिनेशन से भी संबंधित होता है, उसका भी ध्यान रखता है। इट इज़ हिज एफर्ट्स, ये उसका प्रयास होता है कि वो सभी पोजीशन को योग्य और अनुभवी लोगों के द्वारा भरे, ताकि विभिन्न एक्टिविटी बिजनेस की बिना किसी रुकावट के पूरी की जा सकें। पॉइंट नंबर 4, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, समन्वय और निर्देशन। जब डायरेक्टिंग का कार्य हो रहा होता है तो एक मैनेजर प्राथमिकता देता है समन्वय को भी। जब ऑर्डर देता है या दिशा निर्देश देता है अपने सबॉर्डिनेट को, तो उसे ये बात ध्यान में रखनी होती है कि दे विल हैव ऑन अदर पीपल, जिससे कि दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और उसे सभी प्रयास करने चाहिए इस प्रकार के विपरीत प्रभाव के उसको, ताकि वो ऐसा प्रभाव ना पड़े। सच ए लाइन ऑफ थिंकिंग, इस प्रकार की विचारधारा और कुछ नहीं अपितु यही है कि कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करना। फॉर एग्जांपल, दो लोग एक ही कार्य को कर रहे होते हैं, उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की उनके बीच में विरोधाभास न हो। पॉइंट नंबर 5, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, समन्वय और नियंत्रण। कंट्रोलिंग, लगातार कार्य की प्रगति का मूल्यांकन होता है ताकि जो विपरीत परिणाम है उनसे बचा जा सके और करेक्टिव एक्शन समय पर लिए जा सकें। इस संदर्भ में कोऑर्डिनेशन के मामले में हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करने का परिणाम होता है, और जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, और ह्यूमन एफर्ट जो उसके लिए चाहिए, उन सभी का परिणाम होता है ये कोऑर्डिनेशन। और अबाउट डिस्कशन से ये कहा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन सभी फंक्शन से संबंधित होता है मैनेजमेंट के, इसलिए ये कहा जा सकता है बिना किसी शक और संदेह के कि जो समन्वय है वो मैनेजमेंट का कोई अलग कार्य नहीं है, अपितु ये प्रबंध का सार है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 विभिन्न लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, उच्च, मध्यम और पर्यवेक्षक या निम्न स्तर का लेवल या निम्न स्तर। इफ़ वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट के जो विभिन्न स्तर हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन के विचार से उनको हम एवेल्यूएट करें या उनका मूल्यांकन करें, तो ये देखा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट लेवल से कंसर्न नहीं होता, अपितु इसकी आवश्यकता और इसका महत्व सभी प्रबंधकीय स्तरों पर बराबर होता है। इफ़ एनी वर्क, अगर कोई भी कार्य अकेले एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं आती, और एवरीथिंग इज़ डन, क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा सब कुछ किया जाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो समन्वय है वो मेनली वहाँ संबंधित होता है जहाँ ग्रुप एफर्ट्स होते हैं, सामूहिक प्रयास होते हैं। द वर्क एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ परफॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, और मैनेजमेंट में जो सारा कार्य है एक समूह के द्वारा किया जाता है, इसलिए जो समन्वय है वो इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समन्वय मैनेजमेंट के सभी स्तरों पर आवश्यक है। नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, अगर सभी मैनेजमेंट्स के लेवल को इकट्ठा सामूहिक रूप से देखा जाए तो वो अपने आप में एक समूह बन जाते हैं। एंड एज इन द केस ऑफ एवरी ग्रुप, जैसा कि प्रत्येक ग्रुप में होता है, उन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन या समन्वय की आवश्यकता होती है। इसलिए जो समन्वय है वो प्रत्येक प्रबंधकीय स्तर पर इंडिविजुअली आवश्यक है,
और आल्सो बाय ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली एज ए ग्रुप, और कलेक्टिवली भी यानी उनका सामूहिक रूप से भी ये कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो समन्वय है मैनेजमेंट के सभी लेवल्स या स्तर पर आवश्यक है। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो निम्नलिखित कारणों से कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता और उसका महत्व आपके समझ में आएगा। नंबर 1, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का साइज। आजकल बिजनेस का जो स्केल है दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन इसमें तरक्की हो रही है। कोई भी बिजनेस के स्केल में इंक्रीज होता है, उससे जो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को नौकरी पर लगाया जाता है, एम्प्लॉय जिनको रखा जाता है एम्प्लॉइज़ के रूप में, उनकी संख्या भी बढ़ती है। विद ईच पर्सन हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट, और उनमें हर व्यक्ति के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, हित होते हैं, काम करने का तरीका होता है, आपसी समझ होती है, कार्य को करने के उद्देश्य होते हैं और सहनशीलता होती है। यद्यपि ये सभी लोग एक ग्रुप के रूप में कार्य करते हैं अपने डिफरेंसेस के होते हुए भी, और जो एक बहुत आसान कार्य नहीं है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि दैट थ्रू कोऑर्डिनेशन, समन्वय के माध्यम से एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, एक अच्छा वातावरण तैयार किया जाए, ताकि हर कोई अपना पूरा कंट्रीब्यूशन, पूरा योगदान दे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। नंबर 2, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कार्य का विभेदीकरण या अलग अलग होना। देयर में बी ए क्लैश, विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उनमें हितों के बीच में विरोधाभास हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ी बाधा बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य पूरा होने में। और देयर इज़ ओनली वन वे, इसमें विभिन्न प्रकार के संघर्षों से अवॉइड होने का एक ही रास्ता होता है, दैट इज़ बाय उसमें प्रॉपर समन्वय डिपार्टमेंट्स के बीच में स्थापित करके इसे बचा जा सकता है। नंबर 3, स्पेशलाइजेशन, इसमें होती है विशेषज्ञता। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स को प्राप्त करने के लिए एक मुख्य जो एक्टिविटी है उसे विभिन्न उप एक्टिविटीज़ या उप क्रियाओं में बांटा जाता है, और इनमें से अलग अलग लोगों को इन्हें सौंपा जाता है जो इन सब एक्टिविटी के एक्सपर्ट होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को अपने तरीके से करना चाहता है, बिना विदाउट हैविंग एनी रिगार्ड फॉर द टोटल वर्क टू बी परफॉर्म्ड, ये देखे बिना कि पूरा कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में इस अपनी एक्टिविटीज़ को विभिन्न लोगों के द्वारा सफलतापूर्वक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनके बीच में समन्वय स्थापित किया जाए। और इट इज़ ओनली अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, यह समन्वय स्थापित करने के ऊपर ही होता है कि हर कोई अपना कार्य समय पर करता है और पूरे कार्य को ध्यान में रख करके करता है। नंबर 4, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, विभिन्न प्रक्रियाओं का एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना। और जो नेक्स्ट मेजर पॉइंट है जो कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस को दर्शाता है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की विभिन्न इकाइयाँ अंतर्निर्भर होती है, और द हायर द इंटरडिपेंडेंस, जितनी ज़्यादा अंतर्निर्भरता होगी यूनिट्स में उतना ही कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा आवश्यकता होगी। अंतर्निर्भरता का मतलब है एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, तो उतनी ज़्यादा समन्वय की आवश्यकता होगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। और ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।